co-powered by Techno. नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। हेलो मनी 9। मेरा सवाल है मैं हूं विपुल सिंह। हफ्ते का पहला कारोबारी दिन और पिछले हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन जिस तरह की रैली देखने को मिली थी, उस रैली को सस्टेन किया है आज के बाजार ने। और पहले ही दिन क्या शानदार मूव देखने को मिला। सेंसेक्स, निफ्टी सब ने नया रिकॉर्ड बनाया है। 25,925 ये निफ्टी का आज का इंट्राडे हाई है और आज का इंट्राडे लो 25,847 का ज़रूर देखने को मिला, लेकिन 25,925 से आज का इंट्राडे हाई देखने को मिला। अभी भी अगर हम देखें ऊपरी स्तरों से बाजार फिसला है, लेकिन 90 अंकों की मजबूती निफ्टी के अंदर। 25,881 का स्तर देखने को मिल रहा है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी काफ़ी मजबूत, 1742 शेयर बढ़त के साथ कामकाज कर रहे हैं। 919 शेयरों में गिरावट देखने को मिल रही है। विदेशी निवेशकों ने ज़बरदस्त तरीके से खरीदारी देखने को मिली शुक्रवार के कारोबारी सत्र में, और उसका असर ये कि हमने देखा कि 2 दिन के अंदर बाजार के अंदर फिर से ऐसा लगने लगा जैसे बुल रन की वापसी हो गई है। क्या रणनीति होनी चाहिए बाजार के अंदर, और क्या जो शेयर परेशान कर रहे थे खास तौर से, आज हम देख रहे हैं पीएसयू बैंक्स में काफ़ी दिनों बाद काफ़ी शानदार तेज़ी देखने को मिल रही है। तो क्या जो बाकी सेक्टर्स लंबे समय से कंसोलिडेट कर रहे थे वो सेक्टर भी चलते हुए नजर आएंगे? क्या पोर्टफोलियो में फिर से बाहर लौटेगी और इस बाजार में करना क्या चाहिए? इन्हीं तमाम सवालों के जवाब मिलेंगे आपको इस कार्यक्रम में। लगातार बने रहिए हमारे साथ। खबरों वाले शेयर भी होंगे। आईपीओ बाजार में आज कौन सा आईपीओ खुला है इस पर भी चर्चा होगी, और आखिर में चुन के सेगमेंट तो होगा ही। लेकिन इन सब के बीच में आज के खास मेहमान शरद जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। सबसे पहले तो क्या शानदार दिन सर, और क्या शानदार तेजी देखने को मिल रही है शुक्रवार और सोमवार निवेशकों की। बल्ले बल्ले, आपकी क्या सलाह रहेगी? अभी ये से सिर्फ छलावा माने या वाकई में एक शॉर्ट बुल रन की तैयारी है? 26,000 के नज़दीक निफ्टी, क्या भविष्य दिखाई दे रहा है आपको? जी विपुल जी, तो आपको नमस्कार और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो देखिए साहब, बिल्कुल सही आपने बोला। 25 बेसिस पॉइंट डिस्काउंटेड था विपुल जी, 50 बेसिस पॉइंट का कट आया, और आगे की ट्रेजेक्टरी भी जो बोली फेड चेयरमैन पावेल साहब ने, वो बहुत क्लियर दिया कि 50 बेसिस पॉइंट का कट और आएगा। और उन्होंने रिसेशनरी प्रेशर का बात बोला, जबकि रिसेशनरी प्रेशर है नहीं। आप अगर डेटा को देखें तो अब देखिए, डेटा पे आ जाते हैं। कल फ्राइडे को सर 14,000 करोड़ की कैश की बाइंग, 9,000 करोड़ की इंडेक्स फ्यूचर की बाइंग और 16,400 करोड़ की स्टॉक फ्यूचर्स की बाइंग, 40,000 करोड़ की बाइंग एफआई के द्वारा, जिसमें से करीब करीब आप देखिए 2,000 करोड़ रुपए की स्टॉक फ्यूचर्स में, बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में बाइंग, और 7100 करोड़ रुपए की निफ्टी फ्यूचर्स में बाइंग। 11% का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप निफ्टी में। उन्होंने क्या किया, इंडेक्स फ्यूचर बाय किया और 45% पुट बाय करके गए, मतलब एक हेज क्रिएट करके गए। क्यों हेज क्रिएट करके गए? और 46% शॉर्ट पुट लेके गए। एक बेस बना हुआ है ऊपर की तरफ, चूंकि बाजार का ब्रेकआउट है, तो एक हेज भी अपने फ्यूचर्स के ट्रेड में लेके गए हैं। निफ्टी में देखें तो ये वीक एक्सपायरी का वीक है, तो 26 सितंबर के एक्सपायरी का बेस क्या है? कॉल राइटर 25,960, 26,070 पकड़ के खड़ा है कि साहब इसके ऊपर ही मैं आउट ऑफ मनी होऊंगा, तब तक मैं होल्ड करके रहूंगा, बाजार गिराऊंगा या इस लेवल से 25,960, 26,076। और नीचे की तरफ एक स्ट्रॉन्ग बेस 25,426, 545, ये 25,500, 26,000 के पुट राइटर का बेस। तो देखिए, ये एक अच्छा खेल यहाँ पर बना हुआ है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। 25,736 इंटरमीडिएट सपोर्ट। और सिमिलरली अगर आप बैंक निफ्टी को देखें तो एक बहुत अच्छा बेस बना हुआ है 53,910, 54,188। ये बेसिकली 53,500, 54,000 के कॉल राइटर का 25 सितंबर के एक्सपायरी का बेस है कि साहब इसके ऊपर गया तो मैं स्टॉप आउट हो जाऊंगा एज ए कॉल राइटर और ऊपर खींचूंगा 54,400 की तरफ। तो नीचे बेस बन गया है 53,785। तो देखिए, बिल्कुल इस बेस के साथ लॉन्ग बने रहना चाहिए। कॉल राइटर का बेस अगर कटा तो और भी तेजी आती हुई दिखाई देगी। सिमिलरली निफ्टी में भी अगर कॉल राइटर का बेस कटता है 25,826 तो और भी तेजी आती हुई दिखाई देगी। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप लॉन्ग साइड पे पहले से बने हुए हैं तो एक स्टॉप लॉस 25,726 पे लगाइए निफ्टी में, और बैंक निफ्टी में लगाइए 53,785। इसके नीचे दिन की क्लोजिंग आए तो पोजीशन काट लीजिएगा। नीचे और बाय का लेवल मिलेगा, वो जब आएगा तो आपसे शेयर करेंगे। ठीक,
तो ये रणनीति यहाँ पर निफ्टी बैंक निफ्टी पे निकल करके आती हुई। चलिए, अब बहुत बड़ी संख्या में दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं अपने प्रश्न पूछने के लिए और ये जानने के लिए कि क्या अब बाजार में ये तेज़ी आगे भी जारी रहेगी। और इस बीच अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि आज हमारा फोकस जो रहेगा वो ऐसे शेयरों पर भी रहेगा जो 100 रुपये के सस्ते हैं, और वहाँ पर क्या जिन लोगों की पोजीशन है उन्हें क्या करना चाहिए, अगर पोजीशन बनानी हो तो क्या बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं, इन तमाम पहलुओं पर सस्ते शेयरों पर भी बातचीत होगी। लेकिन पहला सवाल जो हमारे दर्शक ने भेजा है वो शर्मी जोशी जी ने है, और उनका सवाल जो है JSW इंफ्रा के ऊपर है, और इन्होंने कहा कि 309 की इनकी बाइंग है, शॉर्ट टर्म टारगेट क्या हो सकते हैं JSW इंफ्रा के ऊपर। तो JSW इंफ्रा जरा देखते हैं क्या स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो अभी अगर हम देखें तो करीब करीब 345 346 का भाव है। आज 3.25% के आसपास की तेज़ी जो है यहाँ पर देखने को मिल रही है, और 309 पे इन्होंने ख़रीदा हुआ है। सर 309 पे ख़रीदा है, 346 का लेवल देखने को मिल रहा है, अच्छे प्रॉफिट में है। पिछले अगर हम देखें तो कुछ दिनों में अच्छी तेज़ी रही है, एक महीने में करीब 11.25 साढ़े 11% शेयर चला है। अभी इनके लिए कोई ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इनको लगाना चाहिए, प्रॉफिट में ठीक ठाक है। बिल्कुल, इसी वीक का स्टॉप लॉस पकड़िए, दैट इज 337। तो 337 का स्टॉप लॉस लगाइए, खड़े रहिए। जो इसका ऑल टाइम हाई है वो जोन है करीब 356 के आसपास, इसका ब्रेकआउट आने की पूरी संभावना है। स्टॉक जाएगा कहां तक, तो आपको टारगेट पकड़ना है 375। ये 375 तक जाने की संभावना है लेकिन एक्सपायरी वीक है और आपका पोजीशन शॉर्ट टर्म है, तो आप एक 337 पे स्टॉप लॉस लगाइए। लॉन्ग टर्म के हिसाब से मैं बुलिश हूं, थोड़ा लंबा नजरिया रखेंगे तो और भी टारगेट खुलेंगे, लेकिन शॉर्ट टर्म के हिसाब से 337 के टारगेट से 375 के टारगेट 337 के स्टॉप लॉस से 375 के टारगेट में बने रहिए। चलिए, 375 के टारगेट, 337 का स्टॉप लॉस। योगेश जैन भी JSW इंफ्रा में पूछ रहे हैं, इन्होंने 343 पे लिया हुआ है, तो आपके लिए भी मेरे ख्याल से यही स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्यों शरद जी? बिल्कुल बिल्कुल साहब, ये स्ट्रेटजी बिल्कुल आप दोनों लोग अपना सकते हैं। तो योगेश जी, आपको भी आपको प्रश्न का उत्तर मिल गया है। इस बीच वंदना जी कह रही हैं NBCC में क्या फ्रेश एंट्री की जा सकती है। NBCC में फ्रेश एंट्री करना चाह रही हैं। आज अगर देखें तो जो भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है वो देखने को मिल रहा है 175-76 के आसपास का, 1% की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है शेयर के अंदर। ये तमाम वो शेयर हैं सर, उन शेयरों में शामिल है NBCC जिनमें काफ़ी अच्छी रैली के बाद थोड़ी सुस्ती जो है वो देखने को मिली थी। क्या अब फ्रेश एंट्री का वक्त आ गया है बाज़ार की चाल बदलने को, जिस तरीके से बदल रही है उसको देख करके, या आपको लगता है कि नहीं अभी थोड़ा वेट और करना चाहिए? जी, तो डिस्क्लोजर देना चाहता हूं मैंने क्लाइंट्स को 161 के स्टॉप लॉस से 209 और ऊपर की तरफ 276 का टारगेट दिया था, लेकिन सब तंग आ गए कि चला नहीं है सर। 190 का रेजिस्टेंस है, 190 का सप्लाई जोन है, 190 टूट जाएगा। एक बार स्विंग हाई मार के आया 210, लेकिन वो एक गिवन डे था तो उसे टारगेट नहीं अचीव होते, तो साहब मैं उसको टारगेट अचीवमेंट नहीं मानता। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली मुझे लगता है स्टॉक जैसे ही 190 के ऊपर चलना शुरू करेगा, ये 210 और 210 को तोड़ देता है तो आप बिल्कुल होल्ड कीजिएगा। 275 का टारगेट मतलब करंट भाव से भी कम 40-45% ऊपर जाएगा। जबरदस्त ऑर्डर बुक है कंपनी की, चल क्यों नहीं रहा है, हो सकता है क्वार्टरली रिजल्ट के आसपास चले। मुझे लगता है एक बार इसको बड़ा मूव देना चाहिए। जी, चलिए, तो ये राय फिलहाल निकल करके आती हुई NBCC के ऊपर, और इसी सी के साथ NBCC के साथ साथ एक और इसी तरह के प्रोनाउंसिएशन वाला जो है शेयर लेकर के आते हैं, वो है NHPC पर सवाल जो पूछा गया है वो पूछा गया है विजय प्रजापति की तरफ से। और NHPC एक ऐसा शेयर है जो कि लगातार लोगों से की तरफ से हर रोज़ जो है हमारे पास आ रहे हैं सवाल, और लोग इस बात से परेशान हैं शेयर चल क्यों नहीं रहा है। और इसको आज हम, जैसा हमने कहा था कि 100 रुपये से सस्ते वाले शेयरों को हम बीच बीच में लगातार चर्चा में करते रहेंगे, तो ये एक और ऐसा शेयर है जो कि 100 रुपये के नीचे है। उनमें जो है क्या रणनीति होनी चाहिए, खैर ये तो वो उन शेयरों के नाम है जो कि जो है आज हम बीच में चर्चा पे लाएंगे। अगर आपके पास ये शेयर हैं तो कार्यक्रम के आखिर तक बने रहिए, उसमें GMR रिपोर्ट है, बाकी शेयर हैं। NHPC पे बात जरा कर लेते हैं। तो NHPC पे ये लक्ष्य जानना चाह रहे हैं सर, NHPC पे क्या लक्ष्य निकल करके आएगा सर, और अभी क्या करना चाहिए? जो लोग, बहुत लोग ऐसे हैं जो कि लंबी अवधि का नज़रिया होगा, कुछ लोग 2-4-6 महीने से होल्ड करके बैठे हुए हैं, 100 का लेवल तोड़ नहीं रहा है। आपकी सलाह NHPC को लेकर के क्या रहेगी? जी, तो देखिए अभी मुझे लगता है 95 यही वीक का आप तो ओपनिंग का स्टॉप लॉस पकड़िए। मुझे लगता है धीरे धीरे 91 रुपए का इसका बेस है, तो 91 रुपए 50 पैसे के आसपास इसको जाना चाहिए। मुझे लगता है देखिए स्लोली एंड ग्रेजुअली क्या करेगा कि अगर आप इसको जो है 95 के ऊपर चल जाए, 95 रुपए 20 पैसे के ऊपर चल जाए,
तो ये धीरे धीरे 100 रुपए जो एक्टिव ज्यादा जाते हुए दिखाई देगा। लेकिन मुझे लगता है जब तक 100 रुपए नहीं तोड़ेगा, ये बिल्कुल रेंज बाउंड रहेगा, तो आपको थोड़ा दुखी करेगा। बट सर आपका ऑडियो चला गया सर। शरद जी, ट्रेड करता हुआ। शरद जी आपका ऑडियो चला गया। जी, तो जी मैं रिपीट कर देता हूँ साहब, जी अगर मेरा ऑडियो चला गया। मैं कह रहा हूँ 91 रुपए 50 पैसे से 100 रुपए, यही इसका ट्रेडिंग जोन है। इमीडिएट रेजिस्टेंस बन गया है 95 रुपए 20 पैसे के आसपास, 93 रुपए 96 पैसे का भाव है। तो देखिए 91 50 से 100 रुपए में ही सारा इसमें ट्रेडिंग हो रहा है। 91 50 नहीं टूटना चाहिए, और टूटेगा भी नहीं। एक लॉन्ग टर्म का बुलिश बेस इस जगह पे बना हुआ है। वहां पर ही आप जाके अगर पोजीशन जो लोग ऐड करना चाहें वो देखें, अगर बुलिशनेस बनती है तो उस जगह पे ऐड करें, या 100 रुपए के ऊपर जाए तो ऐड करें। इस बीच में अवॉइड करने की ही कोशिश करें। ठीक सर। वैसे सर आप फंडामेंटल टेक्निकल दोनों तरीके से बाजार देखते हैं, और ये सस्ते शेयरों पे चूंकि आज हम विशेष चर्चा कर रहे हैं, क्या एनएचपीसी में आपको लगता है लॉन्ग टर्म जो लोग सोच के रखे हुए हैं उनके लिए कुछ है, या फिर एक बार के लिए निकल जाना चाहिए? ठीक है, ट्रेडर्स के लिए आपने एक रेंज बता दी, लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं 2 साल के आसपास रखना चाह रहे हैं, क्या एनएचपीसी में वो ताकत है कि ये यहाँ से एक अच्छे रिटर्न दे सकता है? जी बिल्कुल, अगर आप कंपनी को देखेंगे तो कंपनी की कैपेसिटी बहुत स्ट्रांग है। कैपेसिटी एडिशंस भी लगातार कंपनी में हो रहे हैं, और जिस तरह का पावर सेक्टर के अंदर ट्रैक्शन है, आप किसी भी कंपनी को उठा करके देखिए, वहां पर बहुत अच्छा जो है स्टॉक में फोकस बना हुआ है। कंपनी का हाइड्रो पावर में भी शिफ्ट बना हुआ है। आप देखिए तो धीरे धीरे रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट में भी कंपनी जाती हुई दिखाई दे रही है, जहां पर कैपेसिटी एडिशन कंपनी कर रही है। 26 का पी है, कोई महंगा स्टॉक नहीं है। 95 हजार करोड़ के आसपास का केपेक्स है। 7.5-8% का मॉडेस्ट सा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। लेकिन इसके बावजूद मुझे लगता है कि यहाँ एक अच्छा रिटर्न आना चाहिए। डिविडेंड पे आउट बहुत स्ट्रांग है, जो लंबी अवधि के हिसाब से होल्ड करते हैं। तो मुझे लगता है स्लोली एंड ग्रेजुअली यहाँ पर एक अच्छा मूव आना चाहिए। लेकिन स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है, क्योंकि बाजार में कई सारे ऐसे सेक्टर है, बहुत ही स्टॉक अब बाजार बहुत ही स्टॉक स्पेसिफिक हो गया है। तो जी जब तक 100 रुपए के ऊपर नहीं चलता है तब तक बिल्कुल इसके अंदर दबाव रहेगा। लेकिन मैं कैवेट देना चाहता हूं कि बुलिश ट्रेंड बिल्कुल इंटैक्ट है, इसलिए इसको छोड़ा नहीं जा सकता है। जब 100 रुपए के ऊपर जाएगा तब ये दोबारा अपना प्रीवियस हाई जो 117 118 है वहां तक जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो ये रहा फिलहाल बहुत डिटेल में बातचीत हो गई एनएचपीसी पे। जिनके भी सवाल हैं उम्मीद करते हैं उत्तर मिल गए होंगे। इसी तरीके से अभी थोड़ी देर में सुजलॉन, आईआरबी, इन तमाम शेयरों पे भी बातचीत होगी। लेकिन अगले दर्शक का सवाल लेते हैं राहुल अग्रवाल जी का। कह रहे हैं कि आई एम बिग फैन ऑफ विपुल एंड शरद सर। थैंक यू सर। राहुल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये कह रहे हैं कि आई एम मैसेजिंग फ्रॉम थाईलैंड। तो थाईलैंड से आपके लिए मैसेज भेजा है राहुल जी ने सर, और कह रहे हैं दोनों की जोड़ी है शानदार। बहुत बहुत शुक्रिया। कह रहे हैं कि मेरा जो सवाल है वो पीसी ज्वेलर्स के टारगेट और टाइम बता दीजिए सर। ये सेक्टर भी चमक रहा है, और जिन लोगों ने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया इस सेक्टर पे, देखते ही देखते जो है ये कहाँ से कहाँ पहुँच गए ये शेयर। पीसी ज्वेलर्स के टारगेट ये जानना चाह रहे हैं, इन्होंने ये नहीं बताया इन्होंने किस भाव पे ले रखा है। आज 5% का अपर सर्किट लगा हुआ है, 146 का लेवल देखने को मिल रहा है। और ये देखिए क्या शानदार चार्ट की स्थिति यहाँ पर देखने को मिली है। धीमे 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 करके पता ही नहीं चला ये शेयर 1 महीने में 28-29% का रिटर्न यहाँ पर देखने को मिला है। 6 महीने में 170% का रिटर्न। क्या लक्ष्य यहाँ पर निर्धारित किए जाएं जिनके पास है उनके लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या हो सकते हैं सर? 50-55 रुपये से चल करके और काफ़ी शानदार तेज़ी दिखाई है। आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे पीसी ज्वेलर्स पे? तो देखिए बिल्कुल राहुल जी, धन्यवाद आपकी टिप्पणी के लिए। देखिए साहब, 141 पर एक स्टॉप लॉस लगाइए, और 168 के टारगेट के लिए बने रहिए, जो 15% ऊपर है करंट भाव से। तो देखिए जितनी भी ज्वेलरी कंपनियां हैं, इनको फायदा हुआ बजट के बाद से। देखिए जिस तरह से इनके टैक्सेशन में कटौती देखने को मिली है, वहां पर इनको काफी फायदा है। आने वाले क्वार्टर के जो प्रॉफिट्स हैं वो डिस्काउंट हो रहे हैं सारे स्टॉक प्राइसेस में। और गोल्ड में भी देखिए, जैसा मैंने पिछले मीटिंग में शेयर किया था, एक ब्रेकआउट आया है, तो गोल्ड भी ऊपर की तरफ भाग रहा है। तो देखिए यहाँ पर पीसी ज्वेलर्स का टारगेट 168 रुपए खुलता है। 141 रुपए पे आप एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। करंट भाव है 146-45। स्टॉप लॉस ठीक है। टारगेट क्या बताएं सर आपने? 168 का टारगेट लगाइए सर। 168, जी जी 168 का टारगेट। चलिए, तो ये लक्ष्य ध्यान करंट भाव रखिए। तो 15%।
जी जी बिल्कुल। तो स्टॉप लॉस का भी ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पर ये पीसी ज्वेलर्स पे बात निकल के आई है। अमरीश पांडे जी, आदर्श पांडे जी ने अभी अभी मनी 9 को 100 रुपये भेजे हैं और इनका सवाल है अंबर इंटरप्राइजेस पे सर। 20 शेयर लिए हुए हैं 4491 पे और कह रहे हैं कि इसका लॉन्ग टर्म टारगेट क्या हो सकता है, ये जानना चाह रहे हैं। और इन्होंने लिया 4491 पे। मैं ढूंढ रहा था थोड़ी देर पहले ही जो है अंबर पे खबर क्या है, मुझे खबर नहीं पता लगी, लेकिन क्या शानदार मूव अब देखने को मिल रहा है। 12.25% ऊपर अंबर इंटरप्राइजेस का शेयर इंट्राडे पे 4877 का लेवल देखने को मिल रहा है। और इन्होंने जो भाव पे ख़रीदा हुआ है आदर्श जी ने, वो है सर 4400, तो 4491। हालांकि ये लॉन्ग टर्म कह रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म रुकना चाहिए या एक बार के लिए निकलना चाहिए। 300-400 रुपये का प्रॉफिट पर शेयर इनको हो रहा है, तो 7-8 हज़ार रुपये बन रहे हैं इनके। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस देंगे सर, क्या सलाह रहेगी आपकी अंबर इंटरप्राइजेस पे? देखिए, मैं आज जिस तरह का मूव अंबर इंटरप्राइजेस में आया है, मुझे लगता है कि बिल्कुल ये मूव सस्टेन करेगा। मैं इसको एक बार कोशिश कर रहा था चुन चुन के में भी देने की। तो देखिए, अगर आप कंपनी का लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट भी देखें, तो अगर आप ऑपरेशनल टोटल इनकम को देखें तो वहां पर एक कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला था। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी एक कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला था। तो नेगेटिव डिस्काउंटेड है स्टॉक के अंदर, इसके बावजूद स्टॉक में कोई गिरावट नहीं आई है। तो करंट भाव से आप ये मान के चलिए, अगर मैं एक्सट्रापोलेट कर रहा हूं इस रिटर्न मूव को, तो करीब 13% का मूव 5500 रुपए तक इसके अंदर बनता है। थोड़ा सा चल गया है, और जब देखते देखते मैं शो से पहले देख रहा था 8-8.5% ऊपर था, अचानक से 12% ऊपर हो गया है। तो देखिए, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी रखिए। अब स्टॉप लॉस तो 4400 के आसपास है, लेकिन कोई भी आपको डिप मिले तो आप बिल्कुल ऐड कीजिए। 4600 रुपए तक स्टैगर्ड एंट्री कीजिए 4400 के स्टॉप लॉस से। 4600 रुपए पे थोड़ा अभी पैसा छोड़िए, थोड़ा 4600 पे छोड़िए। ये 5500 बिल्कुल जाएगा 13%, और उसके ऊपर भी जाने की पूरी उम्मीद है। तो जो भी दर्शक देख रहे हैं, अगर चाहें तो शॉर्ट टर्म के हिसाब से इसमें ट्रेड कर सकते हैं। ट्रेड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस टारगेट का ध्यान अवश्य रखें। लेवल्स इस समय बाजार में बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, तो लेवल्स पे आप लोगों को ध्यान देना चाहिए। जहां स्टॉप लॉस कट गया तो कट गया, कोई बात नहीं, बाकी दूसरी जगह मौके तलाशे जाएंगे। चुन चुन के पे नज़र रखिएगा, कार्यक्रम के अंत में आपको दिए जाएंगे। चलिए, इस बीच रजनीश जी ने भी हमको 100 रुपये भेजे हैं और रजनीश जी का सवाल जो है वो ये है कि इन्होंने आज ही इंट्राडे लेवल पे जो है लिए हुए हैं शेयर आईसीआईसीआई बैंक के, और कह रहे हैं शॉर्ट टर्म का ही नज़रिया इनका है। कह रहे हैं स्टॉप लॉस और टारगेट जो है वो दे दीजिए। और कह रहे हैं विपुल सर और शरद सर को नमस्कार। नमस्कार आपको भी सर। तो तिवारी जी सर 1310 पे लिए हुए हैं, 1319 का भाव है और आज पीएसयू बैंक्स का दिन है, लेकिन इन्होंने देखा कि थोड़ा सा दबाव में है, तो 1310 पे जो है आईसीआईसीआई बैंक प्लस कर लिए हैं। कैसे देख रहे हैं आप आईसीआईसीआई बैंक को? और छोटी अवधि के नज़रिए के साथ ही लिए हैं, 8-9 रुपये अभी बन रहे हैं। क्या सलाह रहेगी आपकी? अगर 2-4-5 दिन या एक हफ्ते का नज़रिया इनका हो, शॉर्ट टर्म टारगेट जानना चाह रहे हैं। ठीक, तो देखिए, जो मूव शुरू हुआ था 1205 रुपए के आसपास, वो 1353 पे खत्म होता है। तो यहाँ पर आपका भाव है भी 1319 स्पॉट का। तो देखिए, अब आपके पास क्या है, एक 1287 का एक ऐसा जोन है जो एक कंसोलिडेशन सपोर्ट का जोन है। 1319 का भाव है, तो आप बने रहिए। अगर कोई गिरावट मिले तो उसमें ऐड कीजिए। स्लोली एंड ग्रेजुअली आपको 1353 इसके अंदर देखने को मिलेगा। तो वो भाव तो आपको ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से आप है मेरे ख्याल से कुछ एक दिन के लिए तो बिल्कुल आपको मिल सकता है। तो बिल्कुल 1287 के स्टॉप लॉस से 1353 के टारगेट के लिए बिल्कुल बने रहे। 1353 के टारगेट्स के साथ बिल्कुल बने रहने की सलाह आपके लिए दी जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक का प्रश्न लेते हैं। और इस बीच हमें प्रश्न भेजा गया है प्रखर गुप्ता जी की तरफ से। कह रहे हैं सर, आप दोनों मार्केट के दिग्गज हो, बहुत बड़ा फ़ैन हूं आपका। बहुत बहुत शुक्रिया गुप्ता जी आपका इतनी अच्छी टिप्पणी करने के लिए। और इनका प्रश्न है बीईएमएल के ऊपर और एक दो दर्शकों का सवाल है। तो आपका नाम भले ही नहीं ले रहे हैं आप लोगों का, लेकिन हाँ, आप बीईएमएल पे एक व्यू जो है वो अवश्य आप लोगों को दिला सकते हैं। एक साल के नज़रिए के साथ ये बीईएमएल पे व्यू जानना चाह रहे हैं। 5230 रुपये की इनकी खरीद है। कह रहे हैं बहुत लॉस हो रहा है, प्लीज़ हेल्प कीजिए। 2 दिन की रैली ने थोड़ी सी उम्मीद जगाई है कि शायद भाव वापस लौटता हुआ दिखाई दे, लेकिन दूरी बहुत ज़्यादा है। 5200 के ऊपर की खरीद, आज 2.25% ऊपर है बीईएमएल का शेयर। 3825-3826 का लेवल। कहीं कोई गुंजाइश है एवरेजिंग की या नहीं करनी चाहिए? एक साल का नज़रिया है, कहाँ पे जा कर के इनको अपना नुकसान बुक करना चाहिए या फिर अभी होल्ड करके रखना चाहिए? ठीक है,
तो देखिए बिल्कुल, अगर आप इस पर्टिकुलर सेगमेंट को देखेंगे तो बेसिकली 55 के पी पर काम करता है शेयर, थोड़ा सा महंगा है रिलेटिवली, लेकिन इसके बावजूद एक अच्छा ट्रैक्शन बना हुआ है। आप अगर देखेंगे चार्टिकली तो करीब 3600 से लेकर के 4300, माफ कीजिएगा, 3600 से लेकर के 4300, इस जोन में कंसोलिडेट हो गया है स्टॉक पिछले करीब 10 एक सप्ताह में। तो ये आपको परेशान कर रहा है इस वजह से। तो आपको क्या करना है, आप बिल्कुल धैर्य रखिए, कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे आएंगे इस क्वार्टर में, बिल्कुल बिल्कुल मान के चलिए। धीरे धीरे करके स्टॉक डिस्काउंट करेगा न्यूज को और स्टॉक ऊपर की तरफ चलना शुरू होगा। 3600 के नीचे ना जाने तक आप बिल्कुल उसको मत बेचिए। 4300 के ऊपर अगर कहीं निकल जाए तो तब इसके अंदर बड़ा मूव आएगा। ये अपना प्रीवियस हाई जो 5500 का है वहां तक जाने की कोशिश करेगा। चूंकि आपका नजरिया साल भर का है तो उस हिसाब से मैंने आपको ये सलाह दी है। ठीक है सर। इस बीच जो है अगले दर्शक हमारे साथ जिन्होंने हमें 100 रुपये भेजे हैं वो हैं द राइज ऑफ फिनिक्स, और कह रहे हैं कि उज्ज्वल फाइनेंस बैंक के ऊपर ये जानना चाह रहे हैं कि क्या रणनीति होनी चाहिए। तो बैंकों के अंदर आज हम देख रहे हैं कि एक अच्छी रिकवरी खासतौर से पीएसयूज़ में आ रही है, और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा सवाल जो है यहाँ पर निकल कर के आ रहे हैं आज बैंकों के ऊपर। लेकिन उज्जीवन में कोई रिकवरी नहीं है, 3.25% के से ज़्यादा 2.25% के आसपास की गिरावट, 42 रुपये के आसपास ये शेयर अभी चल रहा है सर। और इनकी खरीद का जो भाव जो है वो इन्होंने बताया नहीं हमें। तो क्या करना चाहिए सर उज्जीवन में? स्मॉल फाइनेंस बैंक ने बहुत परेशान किया, और खैर बैंकों में पहले से ही बहुत दिक्कत थी, और लेकिन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। आपकी टिप्पणी क्या होगी उज्जीवन पर? जी, तो देखिए बिल्कुल आपने सही बात बोली। मैंने हमेशा जब बैंक निफ्टी में मूव आना शुरू हुआ, आप देखिए लगातार चाहे फर्स्ट क्वार्टर का, आप प्राइवेट बड़े बैंक्स का रिजल्ट देखिए। एक्सिस बैंक का क्रेडिट टू डिपॉजिट ग्रोथ 90% पहुंचता हुआ दिखाई दिया। केवल आईसीआईसीआई बैंक था इसने 7.5% की डिपॉजिट की 17% की, माफ कीजिएगा, डिपॉजिट ग्रोथ फर्स्ट क्वार्टर में दी थी। तो आईसीआईसीआई बैंक पे मैंने क्लाइंट्स को एक रिकमेंडेशन दिया था, आपके शो पे भी जिक्र किया था कि इस बैंक को जरूर पकड़ के काफी नीचे के लेवल से रखिए, ये अच्छा चलेगा, और वो चल भी रहा है। एचडीबी फाइनेंशियल के आईपीओ आने की वजह से एचडीएफसी में भी बड़ी तेजी देखने को मिल रही है, लेकिन छोटे मझोले बैंकों में दबाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि डिपॉजिट ग्रोथ बहुत अच्छी नहीं है। और खासकर जो छोटे बैंक है, जीवन जैसे बैंक हैं, वहां पर ज्यादा प्रेशर देखने को मिला है। ऐसी कंडीशन में ईयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में एक ट्रैक्शन आता हुआ दिखा था, क्योंकि वहां पर यूनिवर्सल बैंकिंग का लाइसेंस फर्स्ट क्वार्टर में ही उन्होंने बोल दिया था कि साहब मेरी कोई फर्दर रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस के लिए जाना चाहता हूं। तो वो कहीं ना कहीं न्यूज डिस्काउंट हुई स्टॉक के अंदर। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस को बैक देखे आप देखेंगे तो 41 रुपए से 46 रुपए के बीच में कंसोलिडेटेड है। मतलब करीब आप मान करके चले कि जुलाई अगस्त सितंबर तीसरा महीना है कि स्टॉक ने 41 रुपए नीचे और 46 रुपए ऊपर इस जोन को नहीं तोड़ा है। तो आपको करना क्या है, इतने अच्छे बैंक निफ्टी में मूव आने के बावजूद पिछले 4 सप्ताह से रेड में क्लोज हो रहा है जीवन स्मॉल फाइनेंस, तो थोड़ा खतरे की घंटी है। हो सकता है 41 रुपए का लो भी जब कभी गिरावट आए तो उसको तोड़ दे। उस परिस्थिति में हो सकता है गिर करके 38 रुपए की जोन में भी पहुंच जाए। तो थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा जीवन स्मॉल फाइनेंस में। अगर आप पोजीशन काट करके कहीं और जा सकते हैं तो आप कोशिश कीजिएगा एचडीएफसी बैंक या आईसीआईसीआई बैंक में आप जगह पर आप देखिए। यहाँ पर अभी भी रूम बचता है, ऊपर की तरफ काफी चल गया है लेकिन अभी भी थोड़ा बहुत रूम बचता है। और अगर आप इमीडिएट प्रॉफिट चाहते हैं तो बहुत अच्छा बेट रहेगा। मैंने पिछले शो में जिक्र किया था कि कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इन तीनों में थोड़ा थोड़ा पैसा डालिए। अब जो बैंक निफ्टी की रैली आएगी उसमें पीएसयू बैंक भी पार्टिसिपेट करना शुरू कर चुके हैं। जी चलिए, उज्जीवन पे ये राय निकल करके आती हुई, और तब चूंकि उज्जीवन पे बात हो गई है और काफ़ी ज़्यादा सतर्कता बरतने की सलाह है, निकल सकते हैं तो जो विकल्प आपको सुझाए गए हैं एसबीआई, कैनरा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, वहाँ पर आप रणनीति बना सकते हैं। लेकिन बैंकों पे काफ़ी सारे सवाल हमारे पास है। एक मनोज गर्ग जी का है, उस पर बात करके ज़रा 2-4 सवाल हम ऐसे शेयरों पे डिस्कशन करेंगे जो कि 100 के नीचे बैंक है। आईओबी पे पहले आपकी राय जानना चाहिए। मनोज जी का सवाल है, 73 पे ले रखे हैं, 100 शेयर इनके पास हैं और ये जानना चाह रहे हैं कि बहुत परेशान कर दिया है इस स्टॉक ने, लिख रहे हैं
अभी मुझे क्या करना चाहिए। तो पहले आईओबी पे थोड़ी सी टिप्पणी, उसके बाद से और भी शेयर हमारे पास हैं। अब 60 पे आ गया है, आज 3.5% ऊपर है। तो एक और ऐसा बैंक सर, पीएसयू बैंक। पीएसयू पे आपकी बात हो रही थी अभी, लेकिन ये 100 के नीचे का शेयर है, 60 रुपये के आसपास चल रहा है। क्या यहाँ पर कोई संभावनाएं हैं और आज की रैली कुछ उत्साह बढ़ा रही है, क्योंकि इनकी खरीद से अभी काफ़ी नीचे है, 73 पे ले रखा है इन्होंने। तो देखिए, ये जो रैली अभी चल रही है स्टॉक में, बेस है 57 रुपए का, ये जाएगी 63 रुपए तक। 63 से 64 रुपए आपको इस रैली में मिल जाएंगे। तो 60 रुपए का भाव है, तो 3 रुपए 5-1% आप मान लीजिए आपको और मिल जाएगा। तो ये 63 और 64 इसका बड़ा सप्लाई जोन है। जैसे ही 64 के ऊपर निकल जाए, सस्टेन कर जाए, तब आप इसको होल्ड कीजिएगा, आपको 70 के टारगेट भी देखने को मिलेंगे। अगर 63-64 पे सस्टेन ना करे तो एग्जिट कर जाइएगा। 63-64 पे सस्टेन ना करें तो एग्जिट कर जाइए। लेकिन हम सोच रहे थे पहले जरा सस्ते शेयरों में बात कर ले, हमने एक लिस्ट बनाई हुई है उससे पहले, लेकिन हमारे साथ चंदन जी आ गए हैं अपना सवाल लेकर के, तो पहले चंदन जी से बात करते हैं। चंदन जी को नमस्कार। नमस्कार बिल्कुल जी। कैसे हैं चंदन जी आप? मैं ठीक हूँ। आपका शो तो मैं रेगुलर देखता हूँ, रेगुलर। थैंक यू सर। कैसे, कहाँ से बोल रहे हैं चंदन जी आप? मैं कोलकाता से बोल रहा हूँ। कोलकाता से बोल रहे हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है सर। और इतनी अच्छी जगह से आप बोल रहे हैं और आप नियमित रूप से देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग ये बताते हैं। तो क्या सवाल है सर आपका? सर मैंने HDFC बैंक जब ऊपर में खरीदा था 1699 पे खरीदा था 200 शेयर, तब उसके बाद तो शेयर ड्रॉप कर गया था जी। वो ट्रैप हो गया था नीचे, अभी उठ के तो ऊपर आया है। तो अभी जैसे 1750 के पास इसका कुछ एक तो रिवर्सल हो जाता है, तो इधर क्या राय है, मतलब होल्ड करूं या निकल जाऊं इधर से अभी? अच्छा सवाल है सर। हालांकि अभी तो मोमेंटम में है, बहुत सारी खबरें भी हैं, इसको भी हम बेजिंग स्टॉक्स में भी डिस्कस करेंगे। तो अभी फिलहाल एक छोटी टिप्पणी देख लीजिए, फिर उसके बाद से या क्या कुछ खबरें हैं जो आईपीओ को लेकर के आई हैं यहाँ पर सब्सिडरी कंपनी के, उसके बारे में बातचीत करेंगे बेजिंग स्टॉक्स में। सर 1750 के ऊपर निकल करके क्या संभावनाएँ दिखाई दे रही हैं आपको? इन्होंने 1699 यानी 1700 पे लिया है, तो थोड़े से नुकसान में थे, अब प्रॉफिट में आए हैं, कब तक होल्ड करना चाहिए? तो देखिए, चूंकि आपने शॉर्ट टर्म नजरिए से पूछा है, तो मैं सभी दर्शकों को कहना चाहता हूं कि एफआईआई का इंडेक्स फ्यूचर पे लॉन्ग 75% है। हमने हिस्टोरिकली देखा है कि 88 से 92% पे जाकर के प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। पहले हमने 16,800 तक पे ये देखा था कि बाजार गिरा था, उससे पहले के भी हिस्टोरिकली ये लेवल्स रहे हैं। तो देखिए, अब आप शॉर्ट टर्म लेवल से हैं, तो आप क्या करिए, मैं सभी दर्शकों से अनुरोध करूंगा, चूंकि बड़ी एफआईआई की बाइंग आई है और इंडेक्स में जब कोई बड़ी बाइंग आती है तो एक एक्सपायरी के आसपास एक प्रॉफिट बुकिंग का माहौल रहता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बड़ी गिरावट आएगी, लेकिन एक छोटी प्रॉफिट बुकिंग, कंसोलिडेशन रहता है। तो और वैसे भी मोमेंटम इंडिकेटर्स थोड़े से ओवरबॉट है बैंकिंग के अंदर, तो स्ट्रेटेजी क्या अपनानी चाहिए? इसी वीक का लो को हमें स्टॉप लॉस पकड़ के चले। ट्रेंड कहीं नेगेटिव नहीं होता, बट अगर आप निकल भी गए तो नीचे आप खरीदने का मौका मिलेगा, तो आप मार्क टू मार्केट लॉसेस में नहीं खड़े होंगे। तो आप क्या करिए, 1757 का अभी भाव है, 1742 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए सर, और खड़े रहिए। आपको 1793, 1790, 1795 ये जोन आपको अभी एचडीएफसी बैंक में देखने को मिल जाएगा, लेकिन एक स्टॉप लॉस 1740-42 पर लगा के रखिए। ठीक सर, तो ये राय आपके लिए निकल करके आती हुई। चलिए, और जैसा हम कह रहे थे कि कुछ छोटे शेयर बैंकों में खास तौर से, क्योंकि पीएसयू बैंक पे काफ़ी ज़्यादा सवाल हमारे पास है। शुरुआत करते हैं जरा यूको बैंक के साथ। यूको बैंक सर, क्या करना चाहिए यूको बैंक के अंदर अभी, और जो पीएसयू क्षेत्र के अंदर आज जो रैली आई है ये कहाँ तक लेकर के जा रही है आपको दिखाई दे रहा है? 4% से ज़्यादा की मजबूती, 50 रुपये का शेयर है। जो लोग फ्रेश एंट्री करना चाह रहे हैं यूको बैंक में, उनके लिए कोई ये सस्ते शेयरों में शामिल हो सकता है क्या? क्या यहाँ कोई संभावनाएं हैं? और शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों के लिहाज से आपका व्यू जानना चाहेंगे। लंबे समय से पिटकने के बाद आज थोड़ा हरा निशान आया है। देखिए, अगर आप यूको बैंक को देखेंगे तो ये बैंक का बेसिकली अगर आप परफॉर्मेंस भी देखें तो प्रॉफिट ग्रोथ बहुत अच्छी रही है। 19% का कैगर पिछले 5 साल में देखने को मिला है। दिक्कत यह है कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो काफी कम है कंपनी का, और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो रिटर्न ऑन इक्विटी भी 6% के आसपास की है, जो करंट हिसाब से थोड़ी ठीक नहीं है। लेकिन अगर आप लंबी अवधि के हिसाब से देखेंगे तो मुझे लगता है बिल्कुल इसके अंदर अगर आप थोड़ा ज्यादा समय देंगे तो एक रिटर्न अच्छा आएगा। लेकिन यहाँ रिस्क रिवॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि क्या रिस्क रिवॉर्ड है आपका पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर। तो शायद आपको दूसरे स्टॉक्स में, अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा में रहें, केनरा में रहें,
या जम्मू एंड कश्मीर बैंक में रहें या एसबीआई में रहें, तो वहां शायद आपको ज्यादा फायदा हो। नाउ कमिंग बैक टू यूको बैंक, आप क्या करें, 47 रुपए 80 पैसे पे स्टॉप लॉस लगाएं और बने रहें। ये मूव जो अभी आ रहा है, ये आपको 53 रुपए तक लेकर के जाएगा। तो 49 से 53, 4 रुपए का मूव यहाँ पर आपको और मिलेगा। तो 8 से 10% का मूव अभी यहाँ पेंडिंग है। 53 रुपए के पास देखिए, अगर स्टॉक कंसोलिडेट होता है एग्जिट मार जाइए, कंसोलिडेट करके ऊपर चले तभी आप इसके अंदर बने रहिए, लंबी अवधि दीजिए, आपको 60 रुपए का टारगेट ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। चलिए, तो ये फ्रेश एंट्री करने के लिए भी सलाह रहेगी सर, मतलब अगर 53-60 के लक्ष्य के साथ? बिल्कुल किया जा सकता है। अगर आपका मनी मैनेजमेंट 47 रुपए 80 पैसा का स्टॉप लॉस, जो समवेयर अराउंड मान के चले कि मतलब 3 से 4% का स्टॉप लॉस है और 10% का टारगेट है, तो ये मनी मैनेजमेंट अच्छा है। 1:3 का 1:2.5 का रिस्क रिवॉर्ड है, ले लीजिए। तो 4780 में स्टॉप लॉस रखिए, 53 रुपए के टारगेट के लिए फ्रेश एंट्री भी कर सकते हैं। फ्रेश एंट्री भी कर सकते हैं। तो ये तमाम वो शेयर हैं जो कि आजकल जो टमाटर के भाव चल रहे हैं उससे नीचे ही है। कल ही जो है 70-80 रुपये तक टमाटर पहुंच गया है, 50 रुपये का शेयर देखने को मिल रहा है। और इस बीच 1000 से ज़्यादा दर्शक हमें देख रहे हैं सिर्फ हमारे यूट्यूब के चैनल के माध्यम से, और इसके अलावा हमारे फेसबुक और हमारे ऐप पर भी बड़ी संख्या में दर्शक जुड़ रहे हैं। तो तहे दिल से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और भी ज़्यादा दर्शकों को अपने कार्यक्रम के साथ जोड़िए, अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे शो को लगाइए या लिंक को लगाइए। इसके अलावा अपने दोस्तों, मित्रों, ऑफिस के कलीग्स, परिवारजन, उन सबको भी शेयर कीजिए ताकि बड़ी से बड़ी संख्या में मनी 9 का विस्तार हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कार्यक्रम के साथ जुड़ सकें। और इस बीच जो है एक और 100 रुपये से सस्ता शेयर साउथ इंडियन बैंक लेकर के आते हैं। साउथ इंडियन बैंक के अंदर इस समय क्या गतिविधि देखने को मिल रही है वो देखते हैं। साउथ इंडियन बैंक ने काफ़ी परेशान किया, 30, 32, 33 रुपये तक गया। फिर उसके बाद से राइट इशू की घोषणा हुई। राइट इशू के बाद से जो शेयर नीचे आया, उसके बाद से ये मतलब एक दायरे के बाहर नहीं निकल पाया। अब सर लंबे समय से लोग 6-7 महीने से लोग सवाल पूछ रहे हैं, शेयर में कुछ हो नहीं रहा है, 2-3 रुपये का अप मूव डाउन मूव देखने को मिलता है, एक रेंज बनी हुई है। आज जो 2.25% की तेज़ी दिखाई दे रही है उसे कैसे देख रहे हैं? यहाँ पर फ्रेश एंट्री की कोई सलाह है? जिनके पास 28 से 32 रुपये के बीच में पड़े हुए हैं उनको क्या करना चाहिए साउथ इंडियन बैंक में? जी, तो देखिए, अगर आप देखेंगे तो पिछले 4-5 सप्ताह से स्टॉक करीब 24 रुपए 40 पैसे, ऊपर की तरफ 25 रुपए 60 पैसे इस जोन में कंसोलिडेट कर गया है। तो 25 रुपए 60 पैसे इसका सप्लाई जोन है। तो अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर है तो 24 रुपए 40 पैसे का स्टॉप लॉस के साथ 25 रुपए 60 पैसे का टारगेट रख के बने रहिए। उसके ऊपर सस्टेन करें तभी आप इसको लॉन्ग टर्म के हिसाब से ले जा सकते हैं। एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन है जो काफी लंबे समय से बन रही है, करीब मई के बाद से बन रही है। इसका ब्रेकआउट आएगा, आप देखेंगे तो करीब 26-27 रुपए के ऊपर। तो 27 रुपए के ऊपर अगर सस्टेन कर गया तब आप एक बड़ी टारगेट के लिए मान के चलिए कि आप प्रीवियस हाई जो है वो हो सकता है ये 32-34-35 रुपए तक भी जाए। लेकिन अभी की कंडीशन में 24 रुपए 40 पैसे, ऊपर 25 रुपए 60 पैसे, इसी जोन में इसको ट्रेडिंग करते हुए देख सकते हैं। ठीक, तो ये स्टॉप लॉस 24-40 का टारगेट एक बार फिर से दिखा दीजिए। जिन लोगों ने नोट नहीं किया है वो नोट कर लें। और इसी के साथ जो है चलिए फटाफट जरा नोट करिए, क्योंकि उसके बाद अभी बहुत सारे शेयरों पे जो कि 100 रुपये से सस्ते हैं उन पर बातचीत करनी है। 25-70, 27-30 ये स्तर जो है टारगेट के लिए निकल करके आ रहे हैं। स्टॉप लॉस का अवश्य ध्यान रखें। चलिए अगली कंपनी लेकर के आइए, IDFC फर्स्ट बैंक। ये भी एक ऐसा शेयर है जिस पर IDFC बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक पे लगातार हमारे पास सवाल आते रहते हैं। तो हमने कहा क्यों ना एक बार में ही जो तमाम 100 रुपये से सस्ते शेयर हैं जिस पर लोग फंसे हुए हैं उस पर ज़रा बातचीत कर ली जाए। और IDFC फर्स्ट बैंक अभी 73 रुपये 74 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। 1.25% की आज मजबूती ज़रूर है, लेकिन बहुत लोगों को परेशान कर रहा है सर। मर्जर की स्टोरी जब से सामने आई है लोगों को लग रहा था, लोगों ने काफ़ी बड़ी संख्या में खरीदे भी, लेकिन शेयर उस तरीके से परफॉर्मेंस नहीं दिखा रहा है। क्या संभावनाएं इसके भविष्य को लेकर के आपको दिखाई दे रही हैं? देखिए, मैं बहुत ही टिपिकल रिप्लाई दे रहा हूँ, वो बाजार के हिसाब से दे रहा हूँ। मैं सभी दर्शकों को कहना चाह रहा हूँ बाजार में क्या है। आप देखिए बैंक निफ्टी को वीक ऑन वीक बेस पे देखिए तो हायर हाई बना रहा है। ये सारे स्टॉक जो आप डिस्कस कर रहे हैं जी, इसमें कई सारे बैंक्स हैं, वो कंसोलिडेटेड है, तो अपना हाई नहीं तोड़ रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि स्टॉक्स के में क्या दिशा दशा बन रही है। अगर आप IDFC फर्स्ट बैंक को भी देखेंगे तो 70 रुपए 50 पैसे से 76 रुपए ये जोन में कंसोलिडेट हो गया है स्टॉक। आप देखिए पिछले 10-12 सप्ताह से इसी जोन में ट्रेड कर रहा है। तो अगर आप खरीद रहे हैं तो 70 रुपए 50 पैसे का स्टॉप लॉस लगाएं। जैसे ही 76 रुपए के ऊपर चलना शुरू करेगा आप समझिए तब ये 81 रुपए तक पहुंचेगा।
आप 81 रुपए का टारगेट रख सकते हैं। तो एक स्टॉप लॉस 70 रुपए पर रखे, 76 के ऊपर चलने पर ही 76 रुपए तक तो वो अभी आ ही जाएगा कुछ दिन में। 81 रुपए तभी आएगा जब 76 के ऊपर चलेगा, तो उसके बाद आप बड़ा ट्रेड पैसा और इसमें ऐड कर सकते हैं। जी चलिए सर, BEML के ऊपर हम लोगों ने बातचीत कर ली थी ना सर? जी कर लीजिए हाँ साहब। कर ली थी, लेकिन इस बीच सारांश जी कि आप जरा थोड़ा पीछे जा करके देखेंगे तो आपको उत्तर मिल जाएगा। कह रहे हैं कि सर मुझे तगड़ा लॉस हो रहा है, आप लोगों को बहुत पसंद करता हूं और शरद जी आप लेजेंड हो। तो ये सर टिप्पणियां आ रही हैं आपके लिए, बहुत लोगों को आपको पसंद करते हैं काफ़ी ज़्यादा। तो सारांश जी कह रहे हैं आप लेजेंड है। लेकिन सर आप अगर पीछे जाके जाएंगे तो BEML पे आपको उत्तर मिल जाएगा। और इस बीच जो है जहरुद्दीन मंसूरी जी ने हमें 100 रुपये भेजे हैं। कोल्टे पाटिल के ऊपर जानना चाह रहे हैं कि आपकी सलाह पे लिया था शरद सर, 426 के भाव पर इन्होंने लिया हुआ है और ये जानना चाह रहे हैं कि अभी क्या करना चाहिए। तो इस पर क्या राय रहेगी सर कोल्टे पाटिल को लेकर के? जी जी, तो देखिए सबसे पहले तो मैं सभी दर्शकों का धन्यवाद देना चाहता हूं सर। देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे कोल्टे पाटिल में तो एक मूव आया था बड़ा, जी 474 के ऊपर मुझे लगता था स्टॉक सस्टेन होगा, लेकिन स्टॉक सस्टेन नहीं कर रहा है। अब इसका बेस है 411, मुझे लगता है 411 का बेस के साथ ही आप बने रहें। थोड़ा थकाएगा। मैं आपको मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ। जब मैंने जिस दौरान प्रेस जॉनसन अपने क्लाइंट को सजेस्ट किया था, लोग बड़े दुखी हो गए थे, चला ही नहीं था काफी समय स्टॉक। लेकिन इसके बाद जब ब्रेकआउट आया, चलना शुरू हुआ, तो इसके बाद एक अच्छा मूव उसके अंदर देखने को आया। तो आप देखिए कोल्टे पाटिल और जैसे स्टॉक है, स्टॉक में ब्रेकआउट आ गया है सर, सस्टेन कर रहा है स्टॉक। तो अब सस्टेन 411 के सपोर्ट से ही कर रहा है। 474 के ऊपर जैसे ही चलना शुरू करेगा, फिर ये आपको 520 565 तक के टारगेट दिखाएगा। थोड़ा संयम रख लीजिए और एक स्टॉप लॉस जरूर 411 के नीचे खिसक जाए तो रखिएगा, क्योंकि जो निफ्टी का करंट लेवल है उसको मैं टूटते हुए नहीं देखना चाहता इस वीक का लो एटलीस्ट। ठीक सर। इस बीच जो है अगला सवाल लेते हैं और अगले दर्शक का सवाल जो हमारे पास आया, प्रीति जी का सवाल सर। क्योंकि हम लगातार बहुत सारे ऐसे शेयरों में बात कर रहे हैं जो कि PSU से जुड़े हुए हैं। तो प्रीति जी कह रही हैं कि सर हेलो सर, आई डोंट लीव एनी एपिसोड ऑफ हेलो मनी 9, आई एम बिग फैन ऑफ रेस्पेक्टेड शरद सर। तो बहुत बड़ी फ़ैन है सर आपकी प्रीति मजूमदार जी। कह रही हैं कि प्लीज़ मेरा सवाल ले लीजिए। ले लिया गया। कह रही हैं कि फ़र्स्ट टाइम मैं अपना सवाल पूछ रही हूँ, PSU स्टॉक्स में तेज़ी कब स्टार्ट होगी? मेरे पास बहुत सारे हैं। सर ये बहुत जनरल सवाल है और बहुत लोगों के सवाल हैं कि PSU शेयरों में अब क्या करें। बहुत लोगों ने बड़ी पोजीशन बना ली, उस समय सब लोग रिकमेंड भी कर रहे थे, और जो लोग लॉन्ग टर्म के हैं वो स्टॉप लॉस और बाकी चीज़ों को उस तरीके से फॉलो नहीं करते हैं। तो अच्छे फंडामेंटल्स देख के ले लिए, क्या करना चाहिए ऐसे लोगों को? जी, तो देखिए अगर आप निफ्टी PSU इंडेक्स को देखें तो पिछले में गिरावट आई, और गिरावट में हमें लो देखने को 10,500 का मिला, भी 10,900 का भाव है। तो और अभी एक बेसिकली बुलिश पैटर्न इसके अंदर इस वीक में बन रहा है, जिसको हम बुलिश हैरमी पैटर्न कहते हैं कैंडलस्टिक में। तो ये पैटर्न दिखा रहा है कि 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का एक अच्छा सपोर्ट निफ्टी PSU में डेवलप हो रहा है। जी तो अभी आप मान के चले कि इसका एक रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ आता है 11,000 के आसपास, अभी 10,900 का भाव है। तो 11,000 के ऊपर जैसे ही चलना शुरू करेगा और सस्टेन करेगा, आपको मोस्ट ऑफ द PSUs जो अच्छे फंडामेंटली प्लेस्ड है, जिसको लगातार देखिए फंडामेंटल डिस्कशन विपुल जी करते हैं, जब कभी मुझे मौका मिलता है मैं लगातार फंडामेंटल्स आपसे डिस्कस करता हूं। तो जैसे 11,000 के ऊपर चलना शुरू करेगा, ये आपको निफ्टी PSU में बिल्कुल हरियाली दिखेगी और आपको दोबारा एक बार बुलिशनेस देखने को मिलेगी। आप देखें तो सिलेक्टिव काउंटर्स में बुलिशनेस आ भी रही है। आप कोचिन शिपयार्ड देखें या कुछ और सिलेक्टिव काउंटर्स देखें, वहां पर आप देखिए बुलिशनेस आ भी रही है, स्टॉक सस्टेन कर रहे हैं। और पहले भी मैंने बोला था कि सभी स्टॉक्स अपने 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास अच्छे स्टॉक सस्टेन कर रहे हैं। तो ये वीक में देखिए अच्छा ट्रैक्शन बना है। 11,000 के ऊपर जैसे ही चलना शुरू होगा निफ्टी PSU, आपको बड़ा मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। आप धीरे धीरे करके ग्रीन में आ जाएंगे। थोड़ा आपको समय देना पड़ेगा, 6 महीने का समय दीजिए, घबराइए नहीं। बड़े रिटर्न आपने कमाए PSU में, होल्ड कीजिए, आने वाले समय में अच्छे रिटर्न बनेंगे। चलिए होल्ड कीजिए, आने वाले दिनों में अच्छे रिटर्न मिलेंगे। सौदा मुनाफे का वक्त हो गया है, लेकिन उससे पहले सर ये सस्ते 100 रुपये से नीचे के 2 शेयर पहले डिस्कस कर लेते हैं। पहला शेयर है सुजलॉन एनर्जी। सुजलॉन पे बहुत लोगों के पैसे बनाए भी हैं, बहुत लोग हाई लेवल पे भी ले रहे हैं लगातार। और क्या कुछ अब टारगेट होने चाहिए, और जो लोगों को लगता है कि उनकी गाड़ी मिस हो गई और इसको तो मतलब 70 पे ही महंगा लग रहा था और हमने छोड़ दिया,
क्या सलाह रहेगी सर सुजलॉन में, क्या करना चाहिए? और जिन लोगों के पास 70, 75, 50, 40 इन सब के बीच में है, एक बार प्रॉफिट बुक करना चाहिए या अभी वेट करना चाहिए? आपकी राय क्या रहेगी? कुछ दिन पहले ही इसने 86 रुपये का 52 वीक हाई लगाने के बाद थोड़ी सी सुस्ती दिखा रहा है, 83 के आसपास ये शेयर, लक्ष्य क्या हो सकते हैं? बिल्कुल, तो देखिए ये क्लासिकल एग्जांपल है विपुल जी, मैं सभी दर्शकों को बोलना चाहता हूं, जब स्टॉक चले राइड द ट्रेंड टिल इट एंड्स। तो देखिए मैंने भी 45 रुपए के आसपास रिस्क किया था, मुझे नहीं पता था कि 80-82 पहुंच जाएगा। धीरे धीरे करके देखिए टारगेट ऊपर तरफ रिवाइज ही हो रहे हैं, पहले 54 आया, फिर 62 आया, फिर 80 आया, अब तो 95 का टारगेट मैं ही दे रहा हूँ। तो देखिए सर, आप क्या करिए, 77 रुपए पर स्टॉप लॉस लगाइए और ट्रेल कीजिए, इसको ऊपर की तरफ रखिए। मुझे लगता है धीरे धीरे 95 की तरफ जाएगा। तो अगर आप काफी लंबे समय से इसमें बने हुए हैं या आप पैसा बना चुके हैं, तो बिल्कुल 77 का स्टॉप लॉस रख के खड़े होने में कोई दिक्कत नहीं। आप अच्छा पैसा पहले बना चुके हैं, धीरे धीरे करके 95 के लेवल भी इसमें अनफोल्ड होंगे। अच्छी ऑर्डर बुक है और मुझे लगता है बेस बड़ा है। क्वार्टर 1 के रिजल्ट्स का, कैसे क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स आते हैं बाजार देखना चाहेगा, लेकिन मुझे लगता है धीरे धीरे ये स्टॉक 95 की तरफ एटलीस्ट जाएगा। प्रॉफिट बुकिंग उसी लेवल से बड़ी आनी चाहिए जो अगर आती है तो, और 77 की जब तक नहीं जाएगा तब तक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग नहीं आएगी। तो वही अपना स्टॉप लॉस लगा के 95 के टारगेट के लिए खड़े रहिए। चलिए, इस बीच एक और कंपनी लेकर के आते हैं जो कि 100 रुपये से सस्ती है, वो है GMR एयरपोर्ट। बहुत लोगों के सवाल हैं, लेकिन ये शेयर भी 100 रुपये का लेवल नहीं तोड़ रहा है। क्या करना चाहिए, कब तोड़ेगा और क्या इन लेवल्स पे एंट्री कर सकते हैं? सर, एयरपोर्ट को लेकर के सरकार का रुख काफ़ी स्पष्ट है। कल प्रधानमंत्री अमेरिका में थे और वहाँ पर भी उन्होंने बताया कि कितने ज़्यादा एयरपोर्ट बन रहे हैं और उसको लेकर के क्या उनका विजन है, लेकिन उसके बावजूद GMR एयरपोर्ट जो है वो 100 का लेवल नहीं तोड़ रहा है। क्या सलाह रहेगी? क्या अब यहाँ पर अभी लंबा कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा? अभी क्या करना चाहिए? 94-95 के आसपास चल रहा है GMR एयरपोर्ट पे, आपकी राय? तो देखिए एयर ट्रैफिक लगातार बढ़ रहा है। आप कोई भी मैनेजमेंट रिपोर्ट पढ़े, भले जेएमआर की पढ़े, भले आप इंडिगो की पढ़े, तो देखिए एयर ट्रैफिक बढ़ने से यहाँ पर आप देखेंगे तो ये GMR एयरपोर्ट और इंडिगो वगैरह में अच्छा अट्रैक्शन है। बेस स्टॉक का करीब 87 से 88 रुपए के आसपास है, जिसको इसने तोड़ा नहीं है। बड़े मूव के बाद स्टॉक ये कंसोलिडेट हो रहा है। धीरे धीरे अगर आप 87-88 के पास स्टॉप लॉस रखेंगे, बरांड डिप्स की स्टडी रखेंगे, मुझे लगता है 104 रुपए जो इसका ऑल टाइम हाई है वहां तक जाएगा। और मेरा टारगेट इसका 110 रुपए के आसपास है। पोजिशनली मैं 45 रुपए से रिकमेंड कर रहा हूँ 120 के टारगेट के लिए, तो वो फंडामेंटल राय थी लंबे समय के लिए। तो धीरे धीरे देखिए 100 रुपए के आसपास आ भी गया, कंसोलिडेट भी कर रहा है। मुझे लगता है धीरे धीरे करके 87-88 पे स्टॉप लॉस रखिए। 104 पहला टारगेट है, 110 दूसरा टारगेट है। आपको एक क्वार्टर का समय देना पड़ेगा, आप धीरे देखेंगे वो टारगेट भी आता हुआ दिखाई देगा। चलिए, तो GMR एयरपोर्ट पे 100 रुपये, 110 रुपये के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। तो ये पहले से 100 रुपये तोड़े, ये ध्यान देना चाहिए। 87 रुपये का स्टॉप लॉस आपको रखना होगा GMR एयरपोर्ट को लेकर के। इस बीच एक दर्शक हैं सारांश जी, सारांश जी कह रहे हैं कि सर शिपिंग कॉर्पोरेशन पर अपना व्यू दे दीजिए। 317 पे इन्होंने लिए हुए 6 महीने का नज़रिया इनका है। कह रहे हैं प्लीज़ टेक माय क्वेश्चन। आपका सवाल ले लिया गया, लेकिन कह रहे हैं कि विपुल जी आपकी बायोग्राफी और बता दीजिए। आपको देख के ऐसा लगता है कि बहुत स्ट्रगल किया है सर आपने, द रीज़न यू आर लेजेंड सर। लेकिन ये जो आपका जो कंक्लूज़न है ना, ये मतलब बड़ा गहरा है। तो सारांश जी, बायोग्राफी तो जब इस लायक होंगे कभी तो देखा जाएगा, लेकिन सवाल आपका जरूर ले लेते हैं। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 317 के भाव पर इन्होंने लिए हुए हैं, 6 महीने का इनका नज़रिया है। सर क्या सलाह रहेगी आपकी? क्योंकि अब फिर से जो PSUs में रैली आई है, क्या उसमें शिपिंग कॉर्पोरेशन पर भी नज़र डाल सकते हैं? क्योंकि शुक्रवार को तो काफ़ी अच्छी तेजी देखने को मिली थी। जी बिल्कुल, देखिए अगर आप देखेंगे जैसे मैंने पहले जिक्र किया, कोई भी स्टॉक अपना 50 की एक्सपेंशन मूविंग एवरेज नहीं तोड़ रहा है। कोई भी अच्छा PSU जिसकी ऑर्डर बुक मजबूत है, मार्जिन अच्छे हैं, आने वाले समय में भी ऑर्डर बुक मार्जिन में परकुलेट होती हुई दिखाई देगी। वो कोई भी अपना 50 की एक्सपेंशन मूविंग एवरेज नहीं तोड़ रहा है, कहीं तो अपना 20 की एक्सपेंशन मूविंग एवरेज भी नहीं तोड़ रहे हैं, उसके आसपास सस्टेन हो रहे हैं। 280 के ऊपर शिपिंग कॉर्पोरेशन जैसे ही चलेगा, ये आपको बड़ा मूव दिखाएगा ऊपर की तरफ, अपने प्रीवियस हाई की तरफ दौड़ेगा जो करीब 380 के आसपास का है। बेस इसका बना हुआ है 238-240 के पास, तो वही 238 238 स्टॉप लॉस रखिए। 280 के ऊपर बुलिश हो जाइएगा, होल्ड कीजिएगा, पैसा ही बढ़ा लीजिएगा। ये आपको 380 के लेवल भी दिखाएगा। एक क्वार्टर का समय दीजिएगा। जी चलिए,
तो ये फिलहाल राय शिपिंग कॉर्पोरेशन को निकल कर लेकर के आती हुई, लेकिन इन सब के बीच में अभी भी 100 रुपये से सस्ते से देखिए, जरा देखिए आप, ये तमाम आपको ग्राफिक्स के जरिए हम बता रहे हैं क्या वैल्यूएशन शिपिंग कॉर्पोरेशन पे से जुड़ी शिपिंग कंपनियों की देखने को मिल रही है, क्या पी है। ऑर्डर बुक देखिए, कोचिन शिपयार्ड की 22,500, गार्डन रिच की 25,231, मझगांव डॉक 40,400 का रेवेन्यू की कितनी आय जो है 3830, 3593। और पी देखिए, कोचिन शिपयार्ड 55 के पी पर, गार्डन रिच 57, मझगांव डॉक सबसे सस्ता है और 38 के पी पर इस समय कामकाज करता हुआ। इनमें से कौन सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है सर आपको? जी, तो देखिए मझगांव डॉक पर पहले भी मैंने सलाह दी है, लास्ट टाइम भी शायद मैंने मझगांव डॉक को शेयर किया था कि मुझे लगता है कि यहाँ पर अच्छा ट्रैक्शन है जी। और सस्ता भी है स्टॉक। आप देखिएगा तो 4,000 का लेवल बहुत अच्छे से सस्टेन कर गया है। जैसे ही 4500 के ऊपर, 4550 के ऊपर चलना शुरू करेगा, ये सीधे 5500 रुपए के ऊपर जाएगा। डिस्क्लोजर देना चाहता हूँ, क्लाइंट्स को रिकमेंडेड है सर, थोड़ा क्लाइंट्स को भी मैं यही बोल रहा हूँ, थोड़ा संयम रखिए सर। ये 4555 के ऊपर जल्दी जाएगा, 4,4100 का स्टॉप लॉस लगाइए, धीरे धीरे 5500 का टारगेट इसके अंदर बनेगा। क्वार्टर का समय देना पड़ेगा जी। चलिए, तो ये राय फिलहाल निकल करके आती हुई इस पर, और इन सब के बीच में अब हमारे खास सेगमेंट का भी वक्त हो गया है, लेकिन इन सब के बीच में आपको बता दें कि अभी भी 100 रुपये के सस्ते शेयर में आईआरबी इंफ्रा और आईएफसीआई पे बात करना बाकी है। आपके पास भी ये शेयर हैं तो बने रहिए लगातार, और इन 100 रुपये से सस्ते शेयरों में कहाँ पर जो है खरीदारी और करके मौके बन सकते हैं, ये आपको बताएंगे छोटे से इस सेगमेंट के बाद। देखिए सौदा मुनाफे का। नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपका खास पेशकश हमारी मुनाफा सौदे का में, मुनाफा सौदे का, जिसमें हम हर रोज़ लेकर के आते हैं एचडीएफसी स्काई की तरफ से इनिशिएट की गई एक कॉल को लेकर के, और हर रोज़ इसे बताने के लिए हमारे साथ अलग अलग माध्यम से हमारे अलग अलग सहयोगी जुड़ते हैं, और आज हमारे साथ विवेक मित्तल जुड़े हुए हैं। तो विवेक के पास सीधे चलते हैं और जानते हैं कि एचडीएफसी स्काई की तरफ से आज कौन सी कॉल इनिशिएट की गई है, वहाँ पर क्या लक्ष्य निकल करके आ रहे हैं। विवेक बताइए। शुक्रिया विपुल जी। और इस समय देखें तो एचडीएफसी स्काई की तरफ से जो कॉल आई है वो है महाराष्ट्र बैंक का, जिसको कि करीब आपको 4 महीने के लिए रखना है, और इसमें जो रिकमेंडेशन प्राइस है वो 57 से 60 रुपये 6 पैसे के बीच में है, और काउंटर अभी थोड़ा सा उसके ऊपर चला है, लेकिन इसमें जो पोटेंशियल अपसाइड है वो 65 रुपये से 71 रुपये के बीच में रखना है। साथ ही इसमें स्टॉप लॉस जो लगा कर रखना है वो 55 रुपये का है। तो पोटेंशियल अपसाइड करीब इस काउंटर में 14% का मिलेगा, 14% का अपसाइड करीब 4 महीने के लिए, क्योंकि इस काउंटर को आपको जो रखना है वो 30 जनवरी 2025 तक रखना है। तो ये एक 4 महीने के लिए ड्यूरेशन की कॉल है, जिसमें कि आपको एक अच्छा खासा पैसा मिल सकता है। ये ट्रेडिंग कॉल्स एचडीएफसी स्काई ऐप का एक फीचर है, जहां आप एचडीएफसी स्काई की इन हाउस एक्सपर्ट रिसर्च टीम से भी रिकमेंडेशन ले सकते हैं। साथ ही स्क्रीन पर दिए क्यूआर कोड की मदद से आप एचडीएफसी स्काई के ऐप को डाउनलोड भी कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करके एचडीएफसी स्काई के साथ डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोल भी सकते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद विवेक आपका बहुत बहुत बताने के लिए कि आज एचडीएफसी स्काई की तरफ से कौन सी कॉल इनिशिएट की गई है। तो फिलहाल हम अपने इस खास पेशकश को यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन आप लगातार बने रहिए मनी 9 के साथ। चलिए, ये तो थी हमारी खास पेशकश सौदा मुनाफे का की, और इस बीच काफ़ी सारे सवाल भी हैं, लेकिन पहले जो है 100 रुपये से सस्ते शेयरों पे बात कर लेते हैं, और उसमें पहले नाम लेकर के आते हैं आईआरबी इंफ्रा। आईआरबी इंफ्रा इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी कंपनी, फंडामेंटली बहुत सारे लोग काफ़ी पॉजिटिव मान रहे थे, लेकिन इसने भी काफ़ी थकाया है, और अब लोग जो है जानना चाहते हैं कि क्या किया जाए, अभी बने रहें या फिर एक बार के लिए निकल जाएं। आईआरबी इंफ्रा आज लगभग फ्लैट 63 रुपये के आसपास ट्रेड करता हुआ। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि निकल जाना चाहिए, लेकिन शरद जी क्या कह रहे हैं वो पहले जान लेते हैं। शरद जी, क्या सलाह रहेगी आपकी? पिछले एक महीने में 2-2.5% का नेगेटिव रिटर्न इस शेयर ने दिया है, पिछले 6 महीने में 6-7% चला है, लेकिन जो लोग फंसे हुए हैं उनके बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। अभी इस इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी में क्या दम दिखाई देता है आपको? जी, तो देखिए बहुत अच्छे मार्जिन पे काम करने वाली कंपनी है, 43% का मार्जिन है। आप देखिए तो मुझे लगता है अच्छी टॉप लाइन है, करीब 2000 करोड़ के आसपास के लगभग की टॉप लाइन रहती है कंपनी की। तो यहाँ पर देखिए ऑर्डर बुक भी बहुत स्ट्रांग है। मुझे लगता है कि 68 से 658 से लेके 66 के बीच में स्टॉक कंसोलिडेट कर गया है पिछले 10-1 सप्ताह में। तो यही कंसोलिडेशन जोन है। कई बार स्टॉक कंसोलिडेट होता है, इसके बाद बड़ा मूव आता है,
लोग कंसोलिडेशन में ये समझिए कि इक्विलिब्रियम होता है, ये बायर्स एंड सेलर्स के बीच में। इसके बाद एक ब्रेकआउट आता है, इक्विलिब्रियम ब्रेकआउट, आइदर इट्स ऑन द पॉजिटिव साइड और ऑन द नेगेटिव साइड। तो ये हमको समझना होता है कि ये ब्रेकआउट किस साइड में आएगा, और जितना ज्यादा कंसोलिडेशन होता है उतना बड़ा ब्रेकआउट आता है, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आता है। तो यहाँ देखिए 10 सप्ताह से स्टॉक के अंदर ब्रेक कंसोलिडेशन हो रहा है। ये सारे स्टॉक्स के ऊपर अप्लाई होता है, दर्शकों से कहना चाहता हूँ जो आज हमने डिस्कस किया, अदरवाइज ऑल्सो जितना बड़ा कंसोलिडेशन उतना बड़ा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन। तो देखिए सर 67-67 रुपए के ऊपर चलना शुरू करेगा। ये पहले आपको 72 रुपए दिखाएगा, और अगर 67 रुपए के ऊपर गया तो 72 नहीं, फिर आप लंबा टारगेट मानिएगा इसके अंदर। ये अपना प्रीवियस है 78 भी तोड़ेगा, आपको बड़े टारगेट देगा। तो 58 के स्टॉप लॉस से बने रहिए। चलिए, तो यहाँ पर 58 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। 67 रुपये पहला लक्ष्य, 72 रुपये का अगला लक्ष्य। अंबर सिंघा जी कह रहे हैं एनएचपीसी 100 रुपये से सस्ता शेयर है, एनएचपीसी पर राय दीजिए। राय दे दी गई है, थोड़ा सा कार्यक्रम समाप्त हो जाए, धीरज के साथ फिर से देखिएगा। नहीं अगर समय हो इस समय तो शाम को 8 बजे मनी मास्टर में आप देख लीजिएगा, उत्तर आपको मिल जाएगा। मेरे ख्याल से पहला या दूसरा शेयर ही था जो है एनएचपीसी, इस पर हमने बातचीत की। देखिए 95 तक के लक्ष्य अभी इमीडिएट के लिए निकल के आए हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए भी यहाँ पर बातचीत हुई है। तो डिटेल में आप बातचीत सुन सकते हैं आप जब कार्यक्रम देखेंगे दोबारा। तो चलिए इस बीच जरा बात कर लेते हैं आज के आखिरी ऐसे शेयर की जिसको हमने सेलेक्ट किया था, वो है आईएफसीआई। आईएफसीआई पे भी सर काफ़ी लोग फंसे हुए हैं, काफ़ी सवाल हमारे पास आते रहते हैं, और इस पर भी क्या व्यू होना चाहिए, जो लोग जिनके पास हैं उनको क्या करना चाहिए, और जो अभी खरीदारी करने की सोच रहे हैं कि सस्ता शेयर है 70 रुपये के आसपास, 70-71 का, तो खरीदारी कर लेनी चाहिए। आप क्या व्यू देंगे? आज फ्लैट ट्रेड करता हुआ, पिछले अगर हम इस शेयर पे बात करें तो एक महीने में ऑलमोस्ट 1-1.5% का निगेटिव रिटर्न रहा है। चला अच्छा, लेकिन अभी थोड़ा सा धैर्य दिखा रहा है, लोगों के धैर्य की परीक्षा ले रहा है। आपकी टिप्पणी? देखिए पिछले 8 सप्ताह से स्टॉक 68 से 68 टू 75 के जोन में कंसोलिडेट हो रहा है। देखिए आप दर्शकों को मैं कहना चाहता हूँ, देखिए सर मेरे रिप्लाई कितना बिल्कुल एक ही जैसा रिप्लाई है, बस स्टॉक बदल रहा है और रिप्लाई एक ही जैसा है। क्यों ऐसा है, ये इसका कारण समझिए कि लिक्विडिटी अभी कहीं और बह रही है, पैसा कहीं और बह रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि जो स्टॉक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इसमें ज्यादा स्टॉक खराब है। कंसोलिडेशन अच्छी चीज होता है, ये बड़े मूव की तैयारी होता है। इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि ना बायर दुखी है ना सेलर दुखी है, दोनों चुपचाप बैठे हैं, कुछ हो नहीं रहा है। जिस साइड का काम इसके बाद आगे अगर पॉजिटिव रहेगा नेगेटिव रहेगा तो बड़ा मूव आएगा। तो देखिए 68 टू 75 का टारगेट इसमें कंसोलिडेशन हो गया है जोन के अंदर। अगर 75 के ऊपर निकलेगा तो 80 रुपए का पहला टारगेट, इसका अपना प्रीवियस हाई 90-95 की तरफ दौड़ेगा ये। तो 68 के स्टॉप लॉस से बिल्कुल बने रहिए, खरीदिए। 75 रुपए का ब्रेकआउट देखिए 80 रुपए के टारगेट के लिए, इसके बाद 95 के टारगेट के लिए। अच्छा लिए, तो यहाँ पर 80 रुपये पहला टारगेट, 78 से 80 रुपये, फिर अगर ये लेवल टूटता है तो 95 रुपये तक के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। लेकिन पहले इंतज़ार कीजिए कि 80 का लेवल पार करे। ये आईएफसीआई के ऊपर राय निकल करके आती हुई। हमारी ये पहल कैसी लगी आपको? ये 100 रुपये के सस्ते शेयर, जो नीचे शेयर उन पे जो बातचीत आज हमने की 8-10 शेयरों पे, बाकी आपके सवाल तो हैं ही हैं, वो हमें आपका कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख करके बताइएगा, या फिर जो लाइव कमेंट आप लोग कर रहे हैं उस पर राय दीजिएगा। लेकिन इन सबके बीच में आज अभी तक बजिंग स्टॉक्स पे बातचीत नहीं हो पाई है। लेकिन बजिंग स्टॉक्स पे जाएँ उससे पहले एक छोटी टिप्पणी सर इरेडा पे कर दीजिए। अजय जी का प्रश्न है कि आज अवश्य प्रश्न ले लीजिए। 230 के आसपास आ गया है, ऊपर से काफ़ी टूटा हुआ है। अभी क्या करना चाहिए सर इरेडा को लेकर के? 230 का भाव बिल्कुल बने रहिए सर। देखिए 219 से 221 का इसका बेस है, सप्लाई जोन है 231, 231, 230, 231। तो मुझे लगता है जैसे ही 231 टूटेगा, जब कभी ये टूटेगा तो एक बड़ा मूव आपको 283 की तरफ दिखाई देगा, 283 की तरफ दिखाई देगा, जो करंट भाव से करीब 22% ऊपर है। तो बिल्कुल मुझे लगता है 219 के स्टॉप लॉस से आप बिल्कुल बने रहिए इसके अंदर। को पावर्ड बाय टेक्नो।